नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण वर्मा। जीएसटी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ ही फाइनेंशियल सर्विसेज पहले से 3% तक महंगी हो गई हैं, लेकिन टैक्स दरें बदलने से कई सेक्टर्स को फायदा भी होने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए कई म्यूचुअल फंड कंपनियां नए फंड लॉन्च की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको जीएसटी का फायदा पहुंचेगा और किन सेक्टर्स को यानी सेक्टोरल फंड्स को आपको अवॉइड करने की जरूरत है, इसी पर बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ मिस्टर हेमंत रुस्तगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका एंड इट्स गुड टू हैव यू बैक ऑन द शो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू। इनफैक्ट जीएसटी की हम बात करें तो हर तरफ इसके जो निटी ग्रिटीज हैं उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इंडिविजुअल की लाइफ का यानी उसका अपना पर्सनल फाइनेंस, उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी के बाद की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, क्या कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि 3% की ये जो दर है उसमें तो सीधे सीधे इजाफा देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स भी आपसे समझना चाहेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो की अगर जहां तक बात है उसमें कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब सर्विस टैक्स जो पहले 15% था, अभी जीएसटी के अंदर अगर फाइनेंशियल सर्विसेज पे 18% है, तो जाहिर सी बात है कि लागत कहीं ना कहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हम ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे, लागत के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा फर्क मुझे लगता नहीं। चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, फर्क पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को ये समझना है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करते हैं, चाहे वो लंबे समय के गोल्स हों, चाहे मीडियम टर्म के या शॉर्ट टर्म के। अब इस तरह उससे पहले भी हमने देखा है कि सर्विस टैक्स कुछ बार बढ़ा है, इस बार 3% बढ़ा है। तो आई थिंक ये जो थोड़ी सी जो बड़ी बढ़त जो देखने को मिलेगी, उससे मुझे लगता नहीं कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी का अगर कहीं पे आपको नुकसान हो रहा है तो काफी जगह आपको फायदा भी हो रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग करके चलना है, और ये एक फैक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करना शुरू कर दें। इनफैक्ट जिस तरह का पूरा ये इवेंट रहा जीएसटी लॉन्च, तो उससे पहले भी यानी प्री लॉन्च में भी मैंने कई एक्सपर्ट्स से बात की है जी, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स उन्होंने कहा कि आप गोल सेट कीजिए और उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कीजिए। तो अगर कोई बदलाव होता भी है तो आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान में रखनी है, लेकिन ओवरऑल आपके जो गोल सेटिंग है उस पर खास असर नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट जब बजट आता है तब भी बजट के आसपास भी इस तरह की सरगर्मी रहती है कि अब क्या टैक्स दरों में कोई चेंज हो जाएगा, क्या छूट मिल जाएगी, और जो टोटल रिडक्शन हमें मिलता है क्या उसमें कोई बदलाव होगा। लेकिन फिर भी जो हमारा बेसिक गोल सेट होता है, यानी जिस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को प्लान करते हैं, उसमें कोई खास अंतर नहीं आना चाहिए। लेकिन जब आप इन पर्टिकुलर जीएसटी की हम बात करें, यहां पर ओवरऑलिंग पूरी तरह से हर सेक्टर की होगी और लॉन्ग रन में इसका असर दिखेगा। जैसे कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो जीएसटी को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक थीमेटिक फंड्स लेकर आ रही हैं। उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो रिस्क नहीं लेना चाहते उनके लिए सेक्टोरल फंड्स इज अ कंप्लीट नो। ऐसे में जो थीमेटिक फंड्स हैं, जो सेक्टोरल फंड्स हैं, उनमें एट दिस पॉइंट कितना फायदेमंद होगा निवेश करना? देखिए पल्लवी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जीएसटी के आने से इकोनॉमी को फायदा होगा, लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट को फायदा होगा। म्यूचुअल फंड का काम है अलग अलग तरह के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करना, अलग तरह की स्कीम प्रेजेंट करना। इन्वेस्टर्स को ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं वो हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है कि हम परफॉर्मेंस देख के या पास्ट परफॉर्मेंस देख के, या हमें लगता है किसी कॉन्सेप्ट में या थीम में अगर कुछ लग रहा है काफी दम है, तो हम उसको देख के इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो आम निवेशक है, जिसको एक लॉन्ग टर्म में एक इक्विटी के द्वारा पोर्टफोलियो बनाना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, जैसा आपने कहा, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, उनकी एजुकेशन हो, या उनकी शादी के लिए हो, या आपके रिटायरमेंट के लिए हो, वो एक लंबे समय का गोल है। और आपको जो रिटर्न मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप उस इक्विटी, जिसको हम बोलते हैं, वो एसेट क्लास के अंदर है। कौन से फंड में है, किस तरह का उसकी स्ट्रैटेजी है, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही है, फर्क पड़ता है, लेकिन वो एक मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर ये है कि आप इक्विटी के अंदर है। अब इस तरह के जो फंड है, जैसा मैंने कहा, सीधी सीधी बात है कि कुछ सेक्टर जो है उसका जीएसटी का डायरेक्टली फायदा होगा, और क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट को फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इक्विटी फंड्स के लिए वो अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जो आम निवेशक है वो थीमेटिक फंड से दूर है। उसका कारण ये है कि थीमेटिक फंड जो है, अगर हम सेक्टर फंड से इसको कंपेयर करें तो उससे ज्यादा थोड़े डाइवर्सिफाइड है, लेकिन जो प्लेन वनीला डाइवर्सिफाइड फंड, मल्टी कैप फंड, जहां पे ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, उससे कम डाइवर्सिफाइड है। आई थिंक किसी भी इन्वेस्टर के लिए लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, आप इक्विटी के रिस्क को समझते हैं,
थीम के रिस्क को समझते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा पैसा आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि जब थीम की बात करते हैं तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि एक नया थीम बन के सामने आया है। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, रिस्क ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कंसीडर कीजिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आम निवेशक हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे थीमेटिक फंड को देखना चाहिए। आपको वेल डाइवर्सिफाइड फंड में मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, बहुत तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आपका ध्यान उन फंड्स की तरफ होना चाहिए। यानी अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते तो आपको इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको अवॉइड लिस्ट में रखिए, इसमें निवेश मत कीजिए। लेकिन जैसे आपने कुछ सेक्टर्स की बात की, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स जो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हैं, वहां पर फायदा दिखेगा लॉन्ग रन में, फिर चाहे वो ऑटो स्पेस की बात हो, लॉजिस्टिक्स की बात हो, एफएमसीजी कंपनियां, इन सबको फायदा होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं फंड सिलेक्शन की, तो अगर हम डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं और जब खुद पिक कर रहे हैं अपने फंड्स को, तो ये चीज तो हम दिमाग में रख सकते हैं हेमंत जी की ये इन कंपनीज में निवेश करता है ये पर्टिकुलर फंड, और इस आधार पर उन फंड को चूज किया जाए। जी बिल्कुल करना चाहिए। देखिए अल्टीमेटली जब आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप उस फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखते हो, उनकी स्ट्रैटेजी देखते हो, उनका पोर्टफोलियो देखते हो। और सबसे बड़ा फायदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का वही है कि वहां लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है। आप हर महीने उस फंड का पोर्टफोलियो देख सकते हो। लेकिन मेरा अगेन यहाँ पे बोलना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके लिए जानना बहुत मुश्किल है, एनालाइज करना बहुत मुश्किल है। उसका एक आसान तरीका है, आप जिस फंड में इन्वेस्ट करते हो और जिसमें बने रहना चाहते हो, आप उस फंड के अंदर कंसिस्टेंसी देखते हो कि उन्होंने जो अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है उसको फॉलो किया कि नहीं। दूसरी, परफॉर्मेंस में कितनी कंसिस्टेंसी है। और जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को आप बेंचमार्क के सामने नापेंगे, और जो पीयर ग्रुप है यानी उसी कैटेगरी के जो दूसरे फंड है उसके सामने कैसे करेंगे। अब आपका पैसा कौन मैनेज कर रहा है? आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। वहां पे फायदा क्या है? अगर उनको लग रहा है कि कुछ सेक्टर्स में को जीएसटी का डायरेक्टली फायदा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर फंड चाहता है जब तक उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन हो कि किसी सेक्टर में नहीं डालना है। बट नॉर्मल प्लेन वनीला डाइवर्सिफाइड फंड जो है, हर फंड मैनेजर की यही कोशिश रहेगी कि आप इन्वेस्टर्स को वो अच्छे से अच्छा रिटर्न दें, बहुत ज्यादा रिस्क ना लें। अगर उनको लगता है कि जीएसटी से कुछ सेक्टर को फायदा होगा, कुछ कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल करने से वो अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, तो वो अपने आप करेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर अगर आप देख रहे हैं कि आपका फंड कंसिस्टेंटली पीयर ग्रुप से और बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो फंड मैनेजर है वो जागरूक है, वो देख रहे हैं कि कहां कहां उनको अपॉर्चुनिटीज मार्केट में मिल रही है, वो अपॉर्चुनिटीज का फायदा आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करके वो देते हैं। ठीक है। इनफैक्ट जो हमने जिस पॉइंट पे हमने शुरुआत की कि जो सर्विसेज है वो महंगी हो गई है, ऐसे में जो फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज है उसमें भी 3% का एक जंप आया है। लेकिन जैसे आप कह रहे थे हेमंत सर कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इन्वेस्टर को, इसलिए बेटर ये होता है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले ली जाए। कितना आपको लगता है इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे, अगर मैं इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं? क्योंकि जहां तक बात है सर्विस टैक्स की, तो वो 15% से अभी 18% के ब्रैकेट में चला गया। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें एक लिमिट पहले से फिक्स्ड है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो की लिमिट तय की गई है, ये 2.5% से ज्यादा नहीं हो सकता। हर फंड के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2.5 है। ऐसे में अगर 3% का ये जो हाइक है, क्या इन द लॉन्ग रन आपको लगता है ये पास ऑन होगा कंज्यूमर्स तक, और एक बार इस पर विचार हो सकता है कि ये जो एक्सपेंस रेशियो की लिमिट है, जो खर्च कंपनीज हमसे वसूलती है हमारे निवेश को मैनेज करने के लिए, उसमें कोई चेंज आएगा? क्योंकि ये 2.5 और 3% इसके बीच में आधा फीसदी का डिफरेंस है। आई थिंक पल्लवी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आई थिंक ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है इन्वेस्टर्स के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक और फायदा है म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, सेबी एज ए रेगुलेटर डिसाइड करता है कि कितना पैसा एज ए जिसको हम टीआर बोलते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो, कितना हो सकता है। इक्विटी फंड में उसकी लिमिट जो है वो 2.5% है, डेट फंड में उसकी लिमिट 2.25% है। उसके अलावा भी एक और दो एक्सपेंसेस हैं, जैसे अगर फंड हाउसेज टॉप 15 यानी मेट्रो और मिनी मेट्रो के अलावा दूसरे सिटी से पैसा लाते हैं और वो अगर उनकी कलेक्शन 30% फ्रेश इन्वेस्टमेंट की या टोटल एएम की अगर 15% से ज्यादा है तो 30 पैसे एडिशनल वो चार्ज कर सकते हैं। बट वो यहां पे डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। सर्विस टैक्स जो है या जो अभी जीएसटी जो आएगा वो कुछ आइटम्स के ऊपर आएगा। देखिए, जब हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है फंड मैनेजमेंट फी, जो एएमसीज आपको चार्ज करती है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। सेबी ने फंड हाउसेज को अलाउ किया है कि ये जो सर्विस टैक्स है, पहले जो सर्विस टैक्स था, जो जीएसटी है, वो ओवर एंड अबाउट टीईआर है, वो टीईआर का हिस्सा नहीं है। तो अगर उसमें जो बढ़ोतरी हुई है 3% की, वो सीधे सीधे इन्वेस्टर्स की कॉस्ट
बढ़ाएगी। लेकिन जैसा मैंने कहा, उसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप स्पेशली मार्केट लिंक प्रोडक्ट की बात करते हैं, जहां पे आपको जैसे इक्विटी फंड्स की बात करें, जहां पे लॉन्ग टर्म में आपको 12, 15 या 18% का रिटर्न मिलता है, तो इस तरह का जो बदलाव है बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और आइटम्स हैं जहां पे सर्विस टैक्स या जीएसटी लगता है, जैसे ब्रोकरेज जो फंड हाउसेस पे करते हैं शेयर्स खरीदने के लिए, वो एक लागत का हिस्सा बन जाते हैं। तो वहां भी जो बढ़ोतरी होगी वो इन्वेस्टर को पता नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपको बहुत अच्छे ऑप्शन देते हैं, आप जिस तरह का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उसमें थोड़ी बहुत जो लागत की जो बढ़ोतरी है, उससे किसी भी तरह से इन्वेस्टर्स को अपनी जो निवेश में या स्ट्रैटेजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज और कही कि जो लोग डायरेक्टली किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सर्विस ले रहे हैं, वहां पे भी सर्विस टैक्स जो 15% था वो जीएसटी में वो 18% हो गया है, 3% का इजाफा है। लेकिन यहां भी समझ लीजिए, आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास क्यों जाते हैं? आपको लगता है कि आपको अनबायस्ड ओपिनियन मिलेगी, आपको लगता है कि आप अपने पोर्टफोलियो को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको याद रखना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं, उसमें जो आपके सारे ड्रीम्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो उससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर कोई प्रोफेशनल है, वो आपको मदद कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत लागत अगर बढ़े तो उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हम ये ना भूलें कि जीएसटी का आपकी इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होगा आगे जाके, स्पेशली क्योंकि इक्विटी मार्केट अच्छा करेंगी और जो डेट मार्केट में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है तो वो भी अच्छा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस है एज एन इन्वेस्टर वहां पे होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये देखें कि 2 या 3% जो लागत बढ़ी है उससे कितना नुकसान होगा। यानी लॉन्ग रन में इसका फायदा दिखेगा, तो शॉर्ट टर्म में जरूर आपको थोड़ा सा पिंच करेगा या पेन होगा, क्योंकि इंश्योरेंस भी अब आप खरीदने जाएंगे तो आपको 3% ज्यादा चार्ज होगा, इसलिए आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम करंटली पहले इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, फिर इंश्योरेंस पे आएंगे। जो रिविजन हुआ स्मॉल सेविंग स्कीम का और कुछ सिलेक्ट स्कीम्स की दरें घट गई है। एज ऑफ नाउ इक्विटी फंड्स कितने अट्रैक्टिव हैं? बिकॉज सरकार ने पीपीएफ और किसान विकास पत्र और एनएससी जो 5 साल के एनएससी, उसमें कुछ दरों में चेंज किया है और ये जो भी नई दरें हैं वो 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएंगी। ऑलरेडी भी हम देख रहे थे कि पीपीएफ की दर 8% से भी नीचे 7.9% पे थी, ये 0.1% और कम हुई, अब 7.8% रह गई है। आप डेट फंड्स का भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि हम मोस्टली डेट फंड्स को कंपेयर कर लेते हैं बैंक एफडी से, ऑलरेडी भी दरें बहुत ही निचले स्तरों पर है। इन सब पूरे सिनेरियो में स्मॉल सेविंग स्कीम्स को आप कहां पर देखते हैं? कितनी अट्रैक्टिव ये अभी लगती है आपको इन लेवल्स पर, और क्या कुछ हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का इसमें हम शामिल कर सकते हैं? देखिए पल्लवी, हमारे देश में बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट्स हो या बॉन्ड्स हो या स्मॉल सेविंग स्कीम्स में अपनी इन्वेस्टमेंट का काफी बड़ा हिस्सा यहां पे लगाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको कहीं ना कहीं ये थोड़ा कंफर्ट रहता है कि हमारा जो पैसा जो है वो सेफ रहेगा और रिटर्न जो है वो गारंटेड है। आई थिंक ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो रियल रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप रिटर्न आपको मिलता है वो अगर टैक्सेबल है, क्योंकि अगर आप स्मॉल सेविंग की बात करें या दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो सिर्फ पीपीएफ को छोड़ दीजिए और बाकी ज्यादातर जो ऑप्शन है उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना है आपके एप्लीकेबल रेट से। तो अगर एक तो रिटर्न आपको 8% से नीचे मिल रहा है, उसके बाद आप उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में आप स्ट्रगल करेंगे आप इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न पाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है समय आ गया कि इन्वेस्टर्स को इस सोच को बदलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एकदम से वहां से पैसा निकाल के पूरा पैसा मार्केट लिंक प्रोडक्ट में, चाहे वो डेट फंड हो, चाहे वो इक्विटी फंड हो या बैलेंस फंड में चले जाएं, लेकिन समय जरूर आ गया है कि इनसे आगे बढ़ के सोचें। हमारे देश में काफी समय तक इन्वेस्टर्स को इस पे अच्छे रिटर्न मिल रहे थे, इंटरेस्ट मिल रहा था, तो कभी उनको जरूरत नहीं पड़ी देखने की। लेकिन अभी क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो यील्ड है उससे लिंक्ड है, तो आप देखेंगे कि समय समय पर, क्योंकि अगले कुछ सालों में हम देखने वाले हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे रहेंगे, तो इसमें कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगा इन्वेस्टर्स को। समय आ गया कि वो इससे आगे बढ़ के देखें। अट्रैक्टिव का जहां तक सवाल है, अगर आप एसेट एलोकेशन फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म का पैसा इक्विटी में लगाइए, मीडियम टर्म का पैसा हाइब्रिड जहां पे इक्विटी और डेट हो, और शॉर्ट टर्म का पैसा 2 या 3 साल का जो पैसा है वो अगर डेट फंड में लगाएं, तो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में ये पोटेंशियल है कि आपको लंबे समय में काफी अच्छी रिटर्न वो आपको देगा। लेकिन क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, उनमें अलग अलग लेवल का रिस्क है, रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी। लॉन्ग टर्म में अगर हम इक्विटी की बात करें तो हमने देखा कि अगर हम 10-15 साल की बात करें तो कहीं कहीं का ज्यादातर जो 18 से 20% का रिटर्न आपको मिलता है। अब इस तरह का रिटर्न आपको कहीं और मिल नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है, इतने लंबे समय में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि इतनी सारी वॉलेटिलिटी है, क्या मैं रहूं या ना रहूं।
अगर आप डिसिप्लिन बना के रखें, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, कोई कारण नहीं है कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट जो स्पेशली जो म्यूचुअल फंड आपको ऑफर करते हैं उसमें अगर आप पोर्टफोलियो बनाएं तो कहीं भी आपको नुकसान हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो भी आपकी एस्पिरेशन, जो ड्रीम, जो ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे आप अचीव कर पाएंगे, लेकिन उनको इन्वेस्ट करने से पहले उनमें जो अटेंडेंट रिस्क है, उनके जो पोटेंशियल है, उसको समझ लीजिए, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। और जैसा मैंने पहले कहा, समय आ गया कि हम ट्रेडिशनल ऑप्शन से आगे बढ़ के देखें ताकि हमारी जो मेहनत की कमाई है उसको हम कहीं ना कहीं जस्टिस कर सकें। बहुत सारे एक्सपर्ट्स से जब मैंने बात की जीएसटी रोल आउट से पहले, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का भी जिक्र हुआ। और हेमंत सर, जैसे कि हर एक एक्सपर्ट कहता है कि इंश्योरेंस कम्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। एक तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं और फिर प्रायोरिटी आपकी इंश्योरेंस पे होनी चाहिए। लेकिन जहां तक हम जीएसटी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, इंश्योरेंस के प्रीमियम में डेफिनेटली इजाफा होने वाला है। लेकिन क्योंकि प्रायोरिटी वाइज आप खरीदते हैं कोई भी पॉलिसी और आपको ये नहीं देखना होता है कि अब इसमें ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है तो आपको नहीं लेनी है। लेकिन फिर भी अगर आप ब्रीफली इंश्योरेंस स्पेस में कितना इम्पैक्ट दिखेगा और कितनी बढ़ जाएगी हमारी जो प्रीमियम होगा, उसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें। देखिए, पहले हम इम्पैक्ट की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इंश्योरेंस की। कुछ तरह की जो प्लान है, जैसे पिछले कुछ सालों में ज्यादातर लोग, इन्वेस्टर्स ने टर्म प्लान को लेना शुरू किया, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स ने और काफी मीडिया ने उसके बारे में बात की कि जो आपकी जो इंश्योरेंस नीड्स और इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलग रखिए। सही मायने में अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं रिस्क कवर मिले तो टर्म प्लान में जाइए। अगर आप टर्म प्लान में लेते हैं तो आपको जो सर्विस टैक्स जो 15% था वो जीएसटी में अभी 18% हो जाएगा। पूरा का पूरा इम्पैक्ट यहाँ पे आपको 3% का देखने को मिलेगा। अगर आपका व्हीकल इंश्योरेंस है वहां पे मिलेगा, और हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वहां पे भी आपको 15 से 18% पे करना पड़ेगा। उसके अलावा ये बात समझ लीजिए कि जो जीएसटी है, जो सर्विस टैक्स पहले था, वो लगता है, वो उस हिस्से पे लगता है जो रिस्क कवर के लिए आपको जो प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो अगर हम यूलिप की बात करें, जैसे यूलिप में करीब मुझे लगता है 1% का फर्क पड़ेगा पहले साल में, और दूसरे साल में करीब आधे % का फर्क पड़ेगा ओवरऑल। बाकी जो दूसरी प्लान है, जैसे एंडोमेंट प्लान है, वहां पे भी 0.70% का फर्क है पहले साल में, और नेक्स्ट ईयर में शायद 30 और 40 0.40 0.3 का फर्क है। तो फर्क डेफिनेटली है, स्पेशली उन प्लान्स में जो पॉपुलर हो रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इंश्योरेंस क्यों है, मेरा तो ये मानना है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी जो लाइफ को जो रिस्क है, आपकी जो हेल्थ को रिस्क है, वो दोनों के दोनों आप कवर करें। क्योंकि हमारे जो भी एस्पिरेशन, ड्रीम है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं पूरी, अगर हम नहीं रहे तो फिर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंस उसको देना ही है। सिर्फ इसलिए कि थोड़ी सी लागत बढ़ रही है, प्रीमियम बढ़ रहा है, उसके लिए मुझे लगता नहीं किसी भी इन्वेस्टर्स को, किसी भी पॉलिसी होल्डर को इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट जो है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था, है और रहेगा। चाहे उसमें थोड़ी लागत बढ़ जाए, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए कहीं भी कम नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए, जो इम्पैक्ट है वो तो हमने समझ लिया कि जीएसटी आने के बाद आपकी अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, कितना इम्पैक्ट उसका दिखेगा, आपके प्रीमियम्स कितने ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अब जब आपकी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है और आपका जो कैश इन हैंड है वो कम हो रहा है, ऐसे में आपको मैनेज कैसे करना है ये जानेंगे। लेकिन इस वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा हम कर रहे हैं कि जीएसटी के बाद आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए और आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो में तब्दीलियां करनी है। हमारे साथ हेमंत रस्तगी मौजूद हैं, जो कि सीईओ हैं वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के। सर, आपने बहुत सारी चीजें बताई, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, फिर चाहे वो इंश्योरेंस है या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, किस तरह से उसमें चेंज आया है और क्या बदलाव होगा। लेकिन बेसिक सवाल वही है कि जब अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे हर चीज के, यानी कि जो अगर सर्विस टैक्स 15% और 18% हो गया, हर तरफ से जेब पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे में जो कैश इन हैंड है, यानी कि जो टोटल अब हमारे पास हाथ में पैसा रहेगा, उसको कैसे सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा, यानी कुछ टिप्स आपसे चाहेंगे। देखिए, अगेन आई थिंक जीएसटी का अगर हम इम्पैक्ट देखें लाइफ के अलग अलग हिस्सों में, तो कहीं ना कहीं मिक्स बैग है। हमने देखा कि फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ गया, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहां पे हमको कम पे करना पड़ेगा। इसको टैकल कैसे करना है? देखिए, ये सवाल हमेशा बजट के टाइम भी आता है, ये सवाल अभी भी आ रहा है कि अगर हमारी जो पैसे जो हमारे को अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, उसमें अगर कुछ फर्क पड़ता है तो हम कैसे उसको मैनेज करें। जैसे मैंने पहले बात की, अगर हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट अप्रोच लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये देख के चल रहे हैं, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बजटिंग करनी पड़ती है। जब बजटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि
कौन से आपके एक्सपेंसेस हैं जो आप शायद कम कर सकते हैं या उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर आप वो डिसिप्लिन फॉलो करके चलें तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ी लागत बढ़ भी जाए तो आप देख पाएंगे कि आपके पास रास्ते हैं उसको टैकल करने के लिए। और अगर आपने बजटिंग के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस को शुरू रखा है, जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपने डिफरेंट गोल्स के लिए आप वो कर रहे हैं और उतना पैसा आपके पास अवेलेबल है। और दूसरी बात, हम हमेशा ये भी कहते हैं कि एक इमरजेंसी फंड बनाई, जैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात करी, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप एक अपना इमरजेंसी फंड भी बनाइए। और उसका सिर्फ फायदा सबसे बड़ा यही होता है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो कुछ समय के लिए कि आपको कहीं लगता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट में थोड़ी कमी आ रही है, तो आप वहां से पैसा निकाल के आपको डाल सकते हैं। अपनी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आपको इंटरप्ट नहीं करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं अगर लागत बढ़ती है आपकी तो जाहिर सी बात है डिसिप्लिन करने की जरूरत है। वही एक तरीका है जिससे आप उसको टैकल कर पाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एकदम से नहीं रहता है, या एक साल तक के बाद वो नहीं रहेगा। बट मेरा अभी भी ये मानना है कि हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स बढ़ा है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको कम पे करना है, तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है बैलेंसिंग हो जाएगी। तो ऐसे कौन से एरियाज होंगे जहां पर पैसा बचाया जा सकता है? आपने कहा कि कुछ डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंसेस है आपके, कुछ जो मस्ट है एक्सपेंसेस, वो तो आपको पे करने ही हैं, लेकिन अगर ऐसे एक दो टिप्स और आप बता पाएं कि यहां पर आप ज्यादा रकम अब बचा पाएंगे जीएसटी के बाद। देखिए, पहले भी डिपेंड करेगा इंडिविजुअल्स के ऊपर, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी इनकम लेवल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज क्या है। बट मेरा ये मानना है कि आप किसी भी तबके के हों, अगर आप एक बजटिंग करके चलते हैं तो आप जब बजटिंग करके बैठेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, जैसा मैंने कहा, वो हर इंडिविजुअल के ऊपर, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको आप डेफिनेटली, अगर आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते तो कम डेफिनेटली कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जहां जहां पे किसी को लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक बजटिंग करें और देखें और उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपने एक बार बजटिंग करी उसको बाद में किया नहीं। बजटिंग जब आप करते हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप डिसिप्लिन बना के रखते हैं। आप देख पाते हैं कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको कंटिन्यूअसली पैसा बचाने की उम्मीद हो सकती है। अगर आप वो फॉलो करें तो जैसा मैंने कहा पहले, मुझे लगता नहीं किसी को भी अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में किसी भी तरह की रुकावट का सामना करना पड़ेगा। यानी खुद आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए ताकि आप जितनी भी रकम आप बचा पा रहे हैं उसको आप सही जगह और सही ढंग से निवेश कर सकें। और जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा कि जो अलग अलग अब जगहों पर आपको ज्यादा रकम पे करनी पड़ रही है, फिर चाहे वो खाना पीना है या फिर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, होटल्स के लिए भी यहाँ पर अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आप अपने गोल्स सेट रखें तो इस तरह के बदलाव से कोई खास असर आपके पोर्टफोलियो पर नहीं पड़ेगा। सेक्टोरल फंड्स आप तभी निवेश करें अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हेमंत सर, आपका समय निकाला और बातचीत की आपने इस मुद्दे पर। आज के इस खास शो में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।